शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसे कि मुस्तकीम भाई ने आपसे कहा कि 18 तारीख को शाम में समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब अखिलेश यादव जी का यहाँ पे दौरा है, उसकी डिटेल उन्होंने दिया। मेरे साथ इस दौरे आज की उस तैयारी को देखने के लिए और आप लोगों से रूबरू होने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के कारगुजार सदर अली जनाब प्रताप बोगाड़े साहब यहाँ बैठे हुए हैं और साजदा मैडम साहिबा और शानी हिंद साहिबा यहाँ बैठी है। मुस्तकीम भाई ने बाकी डिटेल आपको बता दी। पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से मुस्तकीम भाई ने ये बात बोले कि भाई संविधान के रक्षक के तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी को देखा जाता है, ये सही है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि उस इंसान के सुपुर्द है, उनके बेटे हैं, जिन्होंने इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए, हम उस 20 अक्टूबर 1990 का वो दिन भी नहीं भूलते जब बाबरी मस्जिद को शहीद होने से बचाने के लिए माननीय मुलायम सिंह यादव ने इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए उस वक्त शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था। मैं आप तमाम हमारे मीडिया के लोग जो है, अखबार के लोग हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आज का पस मंज़र कुछ भी हो, लेकिन इस मुल्क का अक़लियती जो तबका है वो मुलायम सिंह जी के उस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। 20 अक्टूबर 1990 को 11 लाख से ज़्यादा कारसेवक उसी बाबरी मस्जिद के आसपास थे, अयोध्या में थे, लेकिन हिंदुस्तान का वो वाहिद मर्द मुजाहिद मुलायम सिंह यादव ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया, जिससे संविधान को बचाने के लिए न जाने कितने कारसेवक उस वक्त शहीद हुए या मारे गए और 2.5 घंटे में पूरा अयोध्या खाली हो गया। तो बाबरी मस्जिद की को शहादत से बचाने के लिए पहला तो काम हमको मुलायम सिंह यादव जी ने किया, वो एहसान हम लोग कभी नहीं भूल सकते। आज जो लोग पूरे मुल्क में अक़लियती तबके की क़यादत की बात करते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर उस वक्त उन लोगों के वालिद मोहतरम भी वहाँ के अगर सीएम होते, चीफ मिनिस्टर होते, तो शायद वो काम नहीं करते जो उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने किया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कि मुस्तकीम भाई ने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड के बिल को अखिलेश यादव जी ने वाकई, इसमें कोई शक नहीं, पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में उठाया। आज हम लोग जब सोशल मीडिया और बहुत सारे वो लीडरान के जब बयानात पढ़ते हैं कि वक्फ को हमने, वक्फ के बारे में हम बोलते हैं, कोई नहीं बोलता, वो ये बात भूल रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर आज अगर अपोजिशन मजबूत नहीं होता तो आज हिंदुस्तान की सरकार उनके आगे झुकती नहीं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाती। जो मुस्लिम एमपी चुनकर आए, ये उनका फरीज़ा था वक्फ के ऊपर बोलना, लेकिन इस मुल्क के दस्तूर की खूबसूरती ये है कि वो हमारे हिंदू एमपीज़ जिन्होंने हमारे वक्फ के हिमायत में हमारे साथ हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलाया, वो उनका एहसान है। तो इस मुल्क की खूबसूरती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, चूँकि मालेगांव शहर मेरे लिए नया नहीं है, आप में ज़्यादातर अखबार नवीस मेरे दोस्त है और वक्तन फ़ौक्तन कभी कभी हम लोगों की गुफ्तगू होती है। ये शहर जो है एक ऐसा शहर है जिसने पूरे महाराष्ट्र के अंदर नई सोच को जन्म दिया। ये हकीकत है कि यहाँ पर निहाल अहमद साहब का एक लंबा अरसा गुजरा है। बहुत सारी ताकतें उस वक्त उनकी ताकत को तोड़ने के लिए यकजा होती रही, लेकिन इस शहर ने मजबूती से उनका साथ दिया। और आज मैं समझता हूँ आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की खिदमात को इस शहर के लोग कभी फरामोश भी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अक्सर व बेशतर जब अबू आसिम आज़मी साहब से मालेगांव के ताल्लुक़ से बात होती है तो हम अक्सर व बेशतर कहते हैं हमने मालेगांव में ये किया, मालेगांव में वो किया। ब्लास्ट के वक्त मैं खुद, उसके बाद मेरा कई वक्त यहाँ पे हमने गुजारा है वक्त, ज़्यादातर लोग आप लोग जानते हैं 2-2, 3-3 महीना हम लोग रहे। तो हम जब कभी अपने ज़बान पर उनके किए गए काम को बोलते हैं तो वो हमेशा मना करते हैं। मैं मालेगांव के अवाम के लिए जो करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, क्योंकि मालेगांव के मेरे मज़लूम लोग, वो अगर मुझ जैसे मामूली से इंसान के पास अगर आकर कोई काम बोलते हैं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। तो बहरकैफ आज हम लोगों का ये दौरा
मालेगांव के अवाम को ये मैसेज, ये पैगाम देना है कि अखिलेश यादव जी का ये दौरा है जब 18 तारीख की रात में, तो मुझे पूरा यकीन है कि इस मालेगांव शहर के अंदर पूरे महाराष्ट्र की तारीख लिखी जाएगी 18 तारीख को। और इसके लिए ये भी यकीन है कि मालेगांव शहर का हर नौजवान और हर बुज़ुर्ग जो जगह, जो स्टेडियम मुस्तकीम भाई ने तय किया है, शान मैडम और साजिदा मैडम ने मिलके, पार्टी के तमाम लोगों ने मिलके जो भी तय किया है, वो एक नई तारीख लिखेगा उनकी। इसकी यही उम्मीद के साथ आज हम लोग जो है कल धूलिया में थे, क्योंकि दूसरे दिन 19 तारीख को यही दौरा धूलिया में है उनका, अखिलेश यादव जी का। और महाराष्ट्र में हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी से प्रायोरिटी के तौर पर मालेगांव की सीट मांगी है, धूलिया की सीट मांगी। हमने यही कहा है कि भाई हमारी ताकत जहाँ है, हमारे लोगों पे जहाँ एतबार है, हमने वही सीटें आपसे मांगी है। और इंशाअल्लाह ये सीट 200% हम लड़ेंगे। महाराष्ट्र में पिछले दिनों के बनिस्बत इस बार जो है समाजवादी ज़्यादा अच्छे बेहतर करके नजर आ रहे हैं। तो जैसे मालेगांव हो गया, धूलिया हो गया, ये नए आप जगह मांग रहे हैं। आपकी जो पुरानी जो बाई की जगह वो सब है, इसको आप किस हक से मांगते हैं? कांग्रेस की ये तो पहले से बहुत वर्षों से ये सीट है। देखिए, कांग्रेस की तो पिछले निहाल साहब के वक्त 30 साल नहीं रही ना ये जगह, तो कांग्रेस के पास 30 साल नहीं रही। बीच का जो पीरियड कांग्रेस के पास रहा तो उस वक्त एक खला थी, वो खाली जगह थी। उस वक्त ऐसा तो खाली जगह पर हमारे मुफ्ती साहब ने अपनी साइन कर दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मालेगांव से समाजवादियों का कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। हमारा हक़ ये है कि मालेगांव हमेशा से समाजवादियों का गढ़ रहा है। मालेगांव हमेशा तीसरी सोच के लोगों का गढ़ रहा है। और मालेगांव के लोगों ने हमेशा जब भी सही मुतबादिल मिला है तो उसको रिज़ल्ट भी दिया है। अभी आप महाविकास आघाड़ी में, कांग्रेस भी अपना हक जता रही है, आप भी अपना हक जता रहे हैं। जोर से आप ये सीट मांगेंगे नहीं? इतनी ज़ोर से मांगेंगे, आपको एक बात का वादा करते हैं हम लोग कि ये सीट तो हम लड़ेंगे। परवेज भाई, इससे पहले अबू भाई आए थे, यहाँ पर प्रोग्राम भी किया, समाजवादी की सीट का अनाउंस उन्होंने करके गए। तो अगर इंडिया अलायंस यहाँ पे सीट नहीं देती तो फिर भी यहाँ पे लड़ेगी? मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि ये सीट हमको लड़ना है। परवेज भाई, अभी आपने कहा 20 अक्टूबर 1990 को जी मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पे गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया। जी इसी महाविकास आघाड़ी में एक लीडर है जो कहते हैं हमको बाबरी मस्जिद गिराने पर फख्र है जी। अपने कार सेवकों पर। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अभी तो वो आपके साथ है। देखिए, दो बात होती है। हमें जो चीज़ बचपन से सिखाई जाती है, हमारे नबी के बहुत सारे ऐसे पैगामात होते हैं कि जब कोई एतराफ़ करता है अपने जुर्म का, या कोई चाहता है अपने ख़यालात को हमारे ख़यालात से मिलाना, तो उसका हमेशा से उसे नकारा नहीं जा सकता। किसी को हम ख्याल, आप ये भी बात देखिए कि आपका इशारा शिवसेना की तरफ है, उद्धव ठाकरे की। ये हकीकत है कि हम अगर उन्हीं के मुंह से आज बीजेपी की मुखालिफत वाली बात करवा रहे हैं तो ये उनकी मजबूरी है और वो हमारे लिए ज़रूरी है। क्या होता है कि जब फसाद होता है तो हम ये देखते थे कि हमको सबसे ज़्यादा डर वहाँ रहता था जहाँ शिवसैनिक ज़्यादा तादाद में होते, है ना। जब किसी गुंडे प्रकृति के आदमी को, जहन के आदमी को अगर कहीं का थानेदार बना दिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी उसके उलट हो जाती है ना, अपोजिट हो जाती है। तो हिकमतन अगर शिवसेना का हमने बीजेपी की मुखालिफत में बुलवाना शुरू किया तो ये हमारी उपलब्धि है। हम एक आदमी जो अगर गलत काम कर रहा था या गलत का साथ दे रहा था, तो अगर वो आज हमारी ज़बान बोलने लगा है तो ये उसकी कामयाबी होगी। क्या शिवसेना की इस मजबूरी का समाजवादी फ़ायदा उठाएंगी? देखिए, इस वक्त फ़ायदा उठाना नहीं उठाने की बात नहीं, इस वक्त हमारे सामने मुल्क की बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती है और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस मुल्क में फ़िरका परस्ती को लगाम लगाना। जिस तरीके से आज बीजेपी अलाइज की जो सीटें आई है 240 बीजेपी की सीट आई है, आज उसकी वजह से उन्होंने वक्फ का जो बिल है, अगर वो सीट 300 हो जाती तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुनिए ना, वक्त के बिल पर तो शिवसेना भी खामोश है।
खामोश रहना अलग बात है और फेवर में बोलना अलग बात है। शिवसेना ने उसके फेवर में खड़े होकर अपनी साइन की क्या नहीं की? मुखालफत भी नहीं। अरे खामोशी का आप दूसरा नाम मुखालिफत भी तो समझिए। खामोशी में रजामंदी भी होती है। हाँ, रजामंदी भी होती सिद्दीकी साहब, है जी। फिरका परस्ती की आप बात कर रहे हैं। बीजेपी आज के हालात में बहुत बड़ी फिरका परस्त पार्टी है। एक तबका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी फिरका परस्त कहता है। समाजवादी पार्टी इसको किस नज़र से देखती है? बहुत साफ मौक़ूफ़ है हमारा। अगर बीजेपी फिरका परस्ती की बात करती, किसी एक समाज की बात करती है, तो ये मान के चलना कि हम मजलिस के लिए दूसरा पैमाना नहीं रख सकते। जिस पार्टी का देश में फैलाव इस पर हुआ कि हटा दो पुलिस को, हम 20 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमान, 100 करोड़ पर भारी है, हम उसकी मजम्मत करते क्योंकि वो भी ज़बान वही बोल रहे हैं। उसकी शुरुआत वहीं से हुई। और जिस मजलिस के लोग आज ये बात बोल रहे हैं कि अगर हमने कोई रैली निकाले और उस रैली को हमने लेटर, कल मैंने एक आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो देखा कि हमने लेटर लिखा समाजवादी को, एनसीपी को, कांग्रेस को। मैंने फ़ौरन फ़ोन किया कल हमारे पार्टी ऑफिस में कि कोई लेटर आया था क्या? उन्होंने कहा कि हमें कोई लेटर नहीं मिला। पहली बात। दूसरी बात, जितने भी नौजवान भी अगर यहाँ बैठे हैं तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप सोचिए, जिस मुल्क में मौलाना सलमान अजहरी साहब के ऐसे कोई बयान नहीं दिया था जिसको उनको आज जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। उमर खालिद ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे आज वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। आज इसी मुल्क के अंदर पार्लियामेंट में अगर कोई ये बोल के निकल जाए जय फिलिस्तीन, और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमको तो सोचना पड़ेगा। हम जानते हैं महाराष्ट्र का हर मुस्लिम लीडर ने अपने नबी से हर कोई मोहब्बत करता है। उसका पैमाना इनके पास नहीं है जो हमारी मोहब्बत को तोल सके। हर मुस्लिम लीडर ने अपने अपने तौर पर मेमोरेंडम दिया, मगर क्या वजह है कि आपकी रैली के लिए पूरी की पूरी रोड खाली कर दी जाती है? क्या वजह है कि आपको ये कहा जाता है कि आप आइए, मेमोरेंडम दीजिए और चुपचाप से वापस चले जाइए? क्या वजह है कि आपको सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट आप डाल रहे हैं हमारे नबी के शान में? अगर रैली निकाले गए तो उसी रैली की फ़ोटो दिखाना चाहिए ना। इंडियन टीम अगर जीत कर आई है, वो चैम्पियन बनी है, तो अगर उससे वहाँ जाम लग गया तो वो फ़ोटो को क्यों शाया करते हैं? तो ये गलत बयानी करना ठीक बात नहीं। महाविकास आघाड़ी में कुछ दिनों पहले से ये बात भी चल रही है और एमआईएम की तरफ से भी ये बात आई थी कि अगर हमें दावत दी जाएगी तो हम शामिल हो जाएंगे। तो आप एक घटक है, आप किस तरह से सोच रहे हैं अगर एमआईएम भी आपके साथ आ जाती है महाविकास आघाड़ी? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि उनको मालूम है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको पूरी तरह आज़ादी है। वो पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ चाहे बड़ी रैली कर सकते, जो चाहे वो बोल सकते हैं। हमारे नेता अगर कुछ बोलते हैं तो रामपुर में आज़म खान को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अबू आसिम आदमी साहब पर आज भी सीबीआई के या आईडी के इनकम टैक्स के छापे मारे जा रहे हैं। तो आज हम लोग सोचने पे मजबूर है कि ऐसी क्या बात है कि जब इम्तियाज़ जलील जो है किसी पुलिस के अधिकारी से बाकायदा तौर पर सीने से सीना लगाकर बात करते हैं, आपने देखा होगा वीडियो, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या बेहतरीन इसमें अदाकारियाँ हैं पुलिस की तरफ से भी और उनके तरफ से भी। मिली जोड़ हो सकती है जी, मिली जोड़ है उनकी। मैच फिक्सिंग है। 100% मैच फिक्सिंग है। मुझे बोलने में कोई एतराज़ नहीं है। आप चाहे जैसा चाहे इसको लीजिए, लेकिन जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम पर FIR होती है, हम जब अगर ऐसी बातें शुरू करें तो हम पर कार्रवाइयाँ होती है। आपको पूरी तरह आज़ादी है, इससे फ़ायदा किसका है? मालेगांव सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा मतलब चल रही है कि मुस्लिम नेताओं को यूपी में ख़त्म कर दिया गया, आज़म खान जेल में, लेकिन समाजवादी उनके लिए कुछ कर नहीं रही है कि आज़म खान को बाहर लाया जाए। सबसे पहली बात तो ये है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो सोशल मीडिया पे चलाया जाता है वो पूरा प्री प्लान है। अगर मुस्लिम लीडरों के लिए समाजवादी पार्टी नहीं करी होती तो शायद आज जो 37 सीटें आई है, ये 37 सीटें नहीं आई होती। आज वहाँ 4 मुस्लिम MP चुनकर आए समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो चुनकर नहीं आए होते। ये गलतफहमियाँ पैदा की जाती है। यूपी के अंदर समाजवादी ने क्या किया अगर मैं आपको बताऊंगा तो खैर उसके लिए तो 2 घंटा कम पड़ेगा, मैं वो उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये हकीकत है कि यूपी में जब समाजवादी के MPs आते हैं, समाजवादी की सरकार आती है, तो वहाँ पर अक़लियतों की क्या क्या खूबियाँ गिनाई जाए वो मैं आपको बता नहीं सकता। सरकार की उपलब्धियाँ मैं आपको बता नहीं सकता।
फाइल के बारे में बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, आप उसको खुल नहीं कह रहे हैं और आप समेत नहीं, मैं खुल देखिए, मैं बहुत अपने ट्रांसपेरेंट हूँ। मैं हमेशा जो बात होता है साफ गोई से करता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, नफ़ा हो नुकसान हो, लेकिन मैं बचपन से सियासत में, ये वाली सियासत में रहा, सोशलिस्ट सियासत में रहा। इनको यही सिखाया गया है, जो सच है उसको तेज़ी से बोलो। मैं जानता हूँ इस वक्त मीडिया दो जगह बटा है हिंदुस्तान में, एक दिल्ली में और एक हैदराबाद में। हम लोग मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने, वो सब के सामने हम लोग थोड़े बौने हो गए ऐसा लगता है। और रहा सवाल है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बहुत समझदार है। और ख़ास तौर पर मालेगांव के अखबार नवीसियों की जितनी बात मैं करूं, इनसे ज़्यादा समझदार और कोई नहीं है। सियासत को जितने नज़दीक से आप लोग जानते हैं, आप ही लोगों से बहुत कुछ सीख के गया हूँ। धुलिया की सीट भी शिवसेना की तरफ से ऐलान हो गया है कि धुलिया की सीट शिवसेना लड़ेगी, उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना। क्या वो सीट आप छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, हमने तो ऐसा है कि हम ये तो नहीं बोल रहे कि दादर की सीट हमको दे दो, माहिम की सीट हमको दे दो, या नासिक की सीट हमको दे दो। हम तो सीट वही मांगेंगे ना जहाँ पर हम जीत सकते हैं। हम तो वही मांगेंगे, और हम ऐसी जगह सीट मांग के सीट को ख़राब भी नहीं करना चाहते। एक बात तो तय है, इस वक्त मुल्क के अंदर, जैसे अबू आसिम आदमी साहब ने परसों कहा मीडिया के सामने कि हम अपनी पार्टी को छोटी करने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि फ़िरका परस्त ताकतें हावी नहीं होना चाहिए। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं, हमको सियासत करने का हक़ है, सब जगह सीटें लड़ाने का हक़ है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं उसके पीछे की सियासत क्या हो। ये हमारे प्रताप राव उगाड़ी जी यहाँ है, और आप सब जानते हैं कि पावरलूम की इस नगरी के अंदर, पावरलूम के अंदर ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक के मामले में, बिजली के मामले में इतने माहिर हैं कि महाराष्ट्र की सरकार बहुत सारे मामलात में आपके सलाह लेती है। तो आप थोड़ा सा वो कुछ बोलना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी इस मामले में कुछ रोशनी डालें। सुनिए, मेरी बहन ये तो बोलेंगी, लेकिन मैं आया हूँ और आप लोगों पर हक भी है कि मैं बहुत पहले जब यहाँ 2006-07 में आया था, तो मैंने आपको एक बात कहा था कि हम चाहते हैं मेयर बनाना। जब आप ये पूछते थे कैसे बना लेंगे, आपके तो नगर सेवक नहीं है, कॉन्फिडेंस था उस वक्त। इस बार आपकी अदालत में ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन के लिए इस वक्त कम से कम बाकी चीज़ों को एक तरफ करके, वो सियासी बातों को एक तरफ करके, ईमानदारी से आप लोग जो है कम से कम सच्चाई सामने रखेंगे, यही आपसे मैं आप लोगों से उम्मीद है। मुस्तकीम भाई, साजिदा भाभी, शान हिंद और प्रेस के सभी साथियों, वैसे तो बहुत सारी बातें आपने परवेज़ भाई को पूछी है, और मुझे नहीं लगता है कि पूछने के लिए कुछ बचा है। फिर भी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर सवाल महाविकास आघाड़ी, इंडिया आघाड़ी इस बारे में हो चुके हैं। मैं एक बात आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, आप देश की सिचुएशन समझ। आज अपोजिशन में नंबर 1 पे कांग्रेस है और नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी। तो कांग्रेस के साथ उतना ही या उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी का हक बनता है, क्योंकि यूपी में जो भी सीट आई है वो सब दोनों के इकट्ठा होने से आई। दूसरी बात, आप लोगों ने हरियाणा के रिजल्ट सुने अभी। जिस हरियाणा में इंडिया अलायंस या वहाँ की आघाड़ी इकट्ठा होगी, 60 के ऊपर जीतेगी, ऐसा एग्जिट पोल आया था, सबका एग्जिट पोल था। फिर भी नतीजा उल्टा आया। क्यों आया? उसकी वजह ये है कि सही ढंग से जो अलायंस वहाँ होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और उसकी वजह कौन है? वहाँ की वरिष्ठ पार्टी है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। सही ढंग से अगर वो अलायंस होता तो हरियाणा की भी सरकार पलटने वाली थी। जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में होने नहीं देंगे। उतने तो लोग होशियार है, अभी समझ गए हैं क्या गलतियां हुई, किन गलतियों को सुधारना है। तो हमें उम्मीद है, गारंटी है, खातरी है कि जो हरियाणा में हुआ वैसा महाराष्ट्र में नहीं हुआ। हाँ, सीएम की कुर्सी देखना सबका हक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं
कि हम खुद को हराएं। तो ये सब समझते हैं और उस समझ के हिसाब से सब फैसले सही होंगे, फैसले टाइम पे होंगे और सही होंगे। अभी तो 13, 14, 15 को आचार संहिता लगेगी, मालूम नहीं 20, 22 को नॉमिनेशन शुरू हो सकता है। इसके पहले तो सब फैसले आपके सामने आने ही वाले हैं। लेकिन अभी हमें गारंटी है, हमें सिर्फ उम्मीद ही नहीं गारंटी है कि जो गलतियां हरियाणा में हुई वो महाराष्ट्र में नहीं हो। हमने 12 सीट मांगे हैं, 12 सीटों पे बात चल रही है, फैसले अभी होने बाकी है। तो जब तक फैसले नहीं होते तो हर एक पार्टी बोलेगी कि मेरा उम्मीदवार है, काबिल है, लायक है, जीतने वाला है। ये तो होता रहता है। तो फैसले होंगे, सही ढंग से होंगे, ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे निहाल भाई 7 बार चुन के आए, 6 बार या 7 बार, 6 बार चुन के आए। और निहाल भाई के चाहने वाले सभी लोग आज समाजवादी पार्टी में है। मैं भी निहाल भाई का ही कार्यकर्ता हूँ। निहाल भाई प्रेसिडेंट थे और मैं चीफ सेक्रेटरी था। उस वक्त हम दोनों भी जनता दल में थे। तो निहाल भाई की पूरी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक बन चुकी है आज, दोनों भी एक हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं, काम नहीं, हिस्ट्री नहीं, ऐसा कोई बोलने की बात ही नहीं बनती। बात तो है 50 साल की है, 40-50 साल से निहाल भाई काम कर रहे हैं, वही हम सब लोग आगे चल रहे हैं, आगे चला रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई यानी आशंका नहीं है और जीतने के बारे में भी आशंका नहीं है। दोनों बातें तय है कि उम्मीदवारी भी होगी और जीत भी होगी। हम आए हैं असल में अखिलेश भाई की मीटिंग का बात बोलने के लिए। तो ये मीटिंग होने जा रहा है जो स्टेडियम, क्या नाम बताया आपने? हाँ, अजीज कल्लू स्टेडियम। तो इस स्टेडियम ने अखिलेश भाई की जो सभा होगी उसके बारे में मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। देखिए, आचार संहिता लगे ना लगे, लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन मालेगांव से शुरू हो रही है। इसका मतलब आप समझ लो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं उस मुद्दे पर। जब नेशनल लीडर आता है और शुरुआत मालेगांव से करता है तो क्या होगा, इसका फैसला आप करो, मुझे करने की ज़रूरत नहीं। मैं उनके साथ में हूँ और वो कहेंगे वो हम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पूरे स्टेट का पहला इलेक्शन कैंपेन का पब्लिक मीटिंग मालेगांव में हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और मुझे गारंटी है कि मालेगांव के सभी लोग, सभी जनता उसमें सही ढंग से, अच्छा ढंग से शामिल होगी। और यहाँ का जो प्रोग्राम है, यहाँ से जो अखिलेश जी का मैसेज जाएगा वो पूरे महाराष्ट्र में जाने वाला है, क्योंकि बम्बई में कोई अलग मीटिंग नहीं है, मालेगांव में पहली मीटिंग है। तो पूरे महाराष्ट्र को जो मैसेज जाएगा अखिलेश जी का, वो मालेगांव से जाएगा और वो सही ढंग से जाएगा, अच्छा जाएगा और उससे आगाड़ी की ताकत बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। इसी ढंग से वो बात होगी, हमको अच्छी तरीके से पता है और हम सब लोग इसकी तैयारी देखने के लिए आए हैं। प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज भी रहते हैं। जब नेशनल लेवल के लीडर आते हैं तो पुलिस के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल होते हैं, लोकल लोगों के कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो सही ढंग से उस बारे में बात करें, प्रोग्राम सही ढंग से हुए बने, ये हमारी आज की आने की बेसिक वजह है। उसके लिए हम आए हैं। प्रोग्राम अच्छा होगा, बढ़िया होगा और आप सब लोग भी शामिल होंगे, मालेगांव की पूरी जनता भी उसमें शामिल होगी, इसकी मुझे गारंटी है। फिर भी मैं सबको आह्वान करता हूँ कि इस मालेगांव के और आसपास के सभी, सिर्फ मालेगांव नहीं, आसपास के भी 3-4 जिलों के लोग आ जाएंगे। हमारे स्टेट पार्टी के जो प्रमुख हैं वो भी आ जाएंगे और इसमें आप सब लोग शामिल हो, जनता सब शामिल हो, महिला हो, किसान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, विद्यार्थी हो, जो भी है सबको शामिल हो। ऐसी दावत मैं आज की
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देता हूँ। और भी आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। हरियाणा के बारे में आपने कहा, हाँ महाराष्ट्र के बारे में आप बोलते बोलते एक बात बोल गए हाँ कि उससे वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपका ये बोलना कांग्रेस पार्टी को और दीगर पार्टियों को चेतावनी है या मशवरा है? नहीं, मेरे ख्याल से वो उतने होशियार है कि वो समझते हैं। आप उसे कुछ भी कहिए, मशवरा कहिए, चेतावनी कहिए, मैं तो ये कहता जानता हूँ कि जो भी लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, लीडर होते हैं, हर एक की समझ होती है, समझ होनी ही चाहिए। देखिए, लोकसभा में कुछ भी कहो आप, जो जीत मिली उसमें नेता कौन थे? महाराष्ट्र के नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे थे। कांग्रेस का कोई नेता था उसमें, उस इलेक्शन में लगा आपको? तो मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोल रहा, क्योंकि राहुल गांधी आज अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो हमको मानना ही पड़ेगा। सही ढंग से वो पॉलिटिक्स अच्छे तरीके से चला रहे हैं और मुद्दे पे काम कर रहे हैं। संविधान का जो मुद्दा इस पूरी इलेक्शन में पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में छाया, वो राहुल गांधी है उसके पीछे, तो सबको मानना पड़ेगा। तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सबको ये जानना चाहिए कि हमको इकट्ठा रहने में ही फायदा है। डिवाइड हो गए, बट गए तो हमारा नुकसान है। और ये जानने की इन सब लोगों में अच्छे ढंग से जानकारी है, ये मैं मानता हूँ। हरियाणा के अलायंस में आम आदमी पार्टी को नहीं लिया गया, हाँ। उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। महाराष्ट्र में क्या आम आदमी पार्टी को साथ में लिया जाएगा? यहाँ पर भी उसको लग रखा जाएगा? नहीं, महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से अभी तो इंडिया गठबंधन में लोकल लेवल पे आप नहीं है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं उस है। बारे में इंडिया अलायंस वाले ज़्यादा अच्छे से आपको कोई बता क्लैरिटी नहीं है, यानी जहाँ तक हमको मालूम है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं। तौर पे हमारे कारगुजार सदर प्रताप उगाड़ी साहब और जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इनके आने का मकसद जो महाराष्ट्र की पहली इलेक्शन तशहीरी मुहिम का आगाज़ मालेगांव शहर से हो रहा है। मैं सिर्फ इतना इस मामले में कहना चाहती हूँ कि मालेगांव शहर जो है हमेशा से अपनी एक तारीख़ रखा है, जहाँ हमारी तारीख़ रही है कि हिंदुस्तान को हमने तहरीक की पहचान दी। हर जगह जहाँ अक़लियत पर जुल्म होता था, पहली आवाज़ मालेगांव शहर से उठती थी, जिसको देखकर लोग अपनी तहरीक का रुख तय करते थे। उसी तरह इलेक्शन में समाजवादी सोच की इब्तिदा इलेक्शन की मालेगांव शहर से हो रही है। अखिलेश यादव साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को बचाने और ऐसे शरपसंदों को जो एक समाज को इस्तेमाल करते हैं अपनी वोट लेने के लिए, दूसरे समाज को जलील करते हैं या तकलीफ़ देते हैं कि जिसका फ़ायदा उनको सियासी तौर पे हो, इसकी बचाने के लिए जो अखिलेश यादव साहब ने किया एक बड़ा कारनामा, अयोध्या की सीट, ऐसी सीट जिसके नाम पर पूरे हिंदुस्तान में क्या दुनिया में बीजेपी अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ रही थी, वो सीट गिराकर एक मैसेज दिया हिंदुस्तान में कि आज भी हिंदुस्तान जमहूरी है और सेकुलर है। इसी तरह मालेगांव शहर में वो आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने 37 सीटें लाकर इस तरह इतनी ताकत बना ली कि अपोजिशन एक मजबूत ताकत बन गई है। वहाँ सबसे बड़ा हाथ जो है वो समाजवादी और यूपी का रहा है, जहाँ से आज जो है हम वक्फ के जो तरमीमी बिल को रोक पाएँ। मैं चाहती हूँ जो हौसला उनको यूपी से मिला है, वैसे ही मालेगांव में उनके इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल हो कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जब वो ये याद रखते हैं कि हमको 37 सीट यूपी ने दी, तो हमारा इस्तकबाल इतना ज़ोर शोर से हो कि वो इस बात का भी लिहाज रखें, जब भी ऑर्बिटरी रूल्स या कोई ऐसा कानून आए तो उसके ख़िलाफ़ वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएं, तो वो ये लिहाज रखें कि मालेगांव शहर ने मेरा ऐसा इस्तकबाल किया था कि जिसका मुझे उनको भी जवाब देना है। इसलिए हम उनका इस्तकबाल इस तरह करेंगे, इतना ज़बरदस्त, जैसा ही शोर 37 सीटों की उनको एहसास रहेगा, वैसा ही मालेगांव शहर का इस्तकबाल का एहसास रहेगा। मालेगांव शहर के मर्द और ख़वातीन हमेशा से समाजवादी ही रहे हैं सोच के, इसीलिए साथी निहाल अहमद साहब हमेशा कहा करते थे मालेगांव शहर एक बड़ी मुसलमान आबादी का शहर होने के बावजूद भी हमारी सोच सेकुलर है, इसीलिए यहाँ कभी मुस्लिम लीग जैसी पार्टी पनप नहीं पाई। माजी में हमसे जो भी गलतियाँ हुई हो
लेकिन आने वाले वक्त में हम एक गंगा जमने तहजीब वाले मुल्क में रहते हैं, जो पहचान को हमको ज़िंदा रखना है। उसी के लिए ये प्रोग्राम हो रहा है। ये सिर्फ इलेक्शनी मुहिम नहीं, बल्कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज़म को बचाने के जो विदाता थे वो आ रहे हैं, उनका शायान शान इस्तकबाल किया जाएगा। ख़ास तौर पे मालेगांव शहर की ख़वातीन, जिन्होंने तारीख़ में हमेशा जब भी गैर दस्तूरी हरकत जो भी हुई है उसके ख़िलाफ़ बड़े तादाद में रोड पर आई हैं, चाहे वो तलाक़ सलासा का मामला हो या फिर NRC का मामला हो। उसी तरह मालेगांव शहर में जब समाजवादी पार्टी के लीडर आएंगे तो मालेगांव शहर के मर्दों के साथ साथ यहाँ की ख़वातीन और स्टूडेंट्स ये बड़ी तादाद में जमा होकर उनका इस्तकबाल करेंगे। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि आने वाला इलेक्शन मालेगांव, जिस तरह हिंदुस्तान में ये आखिरी जो इलेक्शन पार्लियामेंट का हुआ था, वो संविधान को बचाने के लिए एक बड़ी पहचान का था, बड़ी ज़रूरत का था। वैसे ही आने वाला जो असम्बली इलेक्शन है वो भी मालेगांव शहर की रोशन मुस्तकबिल, लोगों के सियासी, समाजी और एक नई राह तय करने वाला इलेक्शन होगा। इसमें मैं वाहिद खातून उम्मीदवार हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ और मालेगांव शहर भी ये जानता है कि चाहे वो 12 नवंबर का मामला हो, चाहे किसी तरह के भी जो हमारे पास शिद्दत पसंद लोगों के हमले हो, सबसे पहले आवाज़ उठाने का काम जो है वो निहाली सोच के लोगों ने, समाजवादी लोगों ने किया है। और जो भी मर्द यहाँ सियासी लोग काम करते हैं, मुस्तकीम के जेल में जाने के बाद भी मैंने उस वक्त भी कहा था, ये सब मर्दों में, ये सब जन के अक्ल वाहिद मैं ही मर्द हूँ जो मैदान में आकर, कोर्ट में आकर मुकाबला की। और ये मालेगांव शहर जानता है। और आने वाले वक्त में भी मैं अपनी पार्टी के साथ मिलकर ऐसे काम करूँगी जिससे मालेगांव शहर को एक नया रुख तय करने में आसानी होगी। आप तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही शुक्रिया अदा कर लेती हूँ कि आप आए, और आने के बाद मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप जो एक 5वां या चौथा बड़ा मजबूत पिलर जो है वो प्रेस है, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो वो प्रेस जो है अपना काम सफाई से करे और एक अच्छा मैसेज, सच्चा मैसेज आवाम में पेश करे। और आने वाले प्रोग्राम में आप लोगों के बगैर कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आज जिस तरह हिंदुस्तान में सेकुलरिज़म बचाने के लिए कोशिश हुई थी, उसी तरह मालेगांव शहर बचाने के लिए भी आप कोशिश करेंगे।